नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुनिए नाभी तपस्या शादा में। हमारा ये पॉडकास्ट जिसमें हमारी सीरीज चल रही है रेडियो जॉकीज और एंकर्स को लेके, जिसमें आज हमारे साथ जो हमारे खास दोस्त हैं, आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, वो अगर हम थिएटर की जब बात करते हैं तो किस प्रकार से बच्चों को और युवाओं को जोड़कर एक बहुत प्यारी सी कोशिश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं संजीव अग्निहोत्री जी की। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ बुलाने के लिए। आपका बहुत आभार यहाँ आने के लिए। अरे आपका आभार, और बल्कि हम एक दूसरे के आभारी हैं कि हम एक साथ काम कर रहे हैं काम पिछले करें। मेरे ख्याल से जो सालों की बात की है, हाँ, 97 से मैं रेडियो से जुड़ा हूँ। अच्छा 97 में नेशनल चैनल पे जी। मेरा सिलेक्शन हुआ एज अनाउंसर, और तब से बस नेशनल चैनल छोड़ के फिर एफएम गोल्ड पे आए। एफएम गोल्ड से अब तक जुड़े हुए हैं जी। सिलसिला चल रहा है, और स्टेज एंकरिंग करते ही हैं। आप भी मेरे साथ लगी रहती है, करती ही है, तो बस यही चल रहा है। बाकी मैं थिएटर से हूँ, रंगमंच से हूँ। बहुत लंबी यात्रा है रंगमंच की भी और रेडियो की भी। जी, तो हम रेडियो से ही शुरू करते हैं संजीव जी। जो आकाशवाणी का आपका सिलसिला रहा, हम मुझे याद है, हालांकि हमने तो आपसे थोड़े वक्त बाद ही ज्वाइन किया, 2-3 साल के बाद मुझे लगता है, लेकिन आपकी जब 97 की आप बात करते हैं कि यात्रा शुरू हुई, तो नेशनल चैनल में आप थे, जो कि उस समय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में था। मैंने भी शुरुआत वहीं से की। वहाँ का माहौल अगर मैं आपसे समझूं कि स्टेडियम के बीच में एक छोटा सा हम लोगों को वो जगह मिली हुई थी जहाँ पे चैनल जो रन किया जा रहा था, और स्टूडियो से वहां पर, और सीनियर्स से उनसे सीखने को मिला। तो कैसे आपका ये रेडियो में आना हुआ सबसे पहले, और कौन लोग आपके साथ शुरुआत में रहे? देखिए, रेडियो में तो बेसिकली मैं लखनऊ से हूँ, और लखनऊ में मैंने जब ग्रेजुएशन किया लखनऊ विश्वविद्यालय से, तो उस वक्त मेरा थिएटर की तरफ रुझान था। तो उससे पहले युवाणी में मैंने ऑडिशन दिया लखनऊ आकाशवाणी केंद्र में, लेकिन वो जो हमारे साथ एक को एक्टर थी, और कुछ ऐसे डायलॉग्स थे हम लोगों के उस ऑडिशन में इंटीमेसी वाले, मैं बोल ही नहीं पा रहा था ढंग से। तो जो है मुझे थोड़ा सा वो लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ। वो झिझक जो थी, मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ, लेकिन उस झिझक ने मुझे जरूर उकसाया कि अगर इसी तरह से डरोगे तो रेडियो कैसे करोगे। तो मैंने कहा कि अब मैं रेडियो करके ही रहूंगा। खैर, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा, वहाँ मैंने एक क्लब बनाया अपना, जहाँ पे हम लोगों ने थिएटर और ये सब चाहे कल्चरल एक्टिविटीज शुरू की। कॉन्फ्रेंस गेम हुआ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो कोई एजुकेशन था, तो लड़कियाँ सब साथ पढ़ते थे, तो वो झिझक मैंने वहाँ से दूर करनी शुरू की। अगर कोई एक्टर कोई फीमेल है तो हम उसके साथ कैसे डायलॉग डिलीवरी करेंगे और कंफर्टेबल कैसे रहेंगे। तो वहाँ से मैंने शुरू किया, और तो बोलने की एक जो प्रैक्टिस थी वो मेरे फादर ने मुझे सिखाई थी। अच्छा। वो हालांकि वो तो कस्टम में थे, बड़े ऑफिसर थे, लेकिन जब वो तैयार होते थे सुबह वर्दी पहनने के लिए, तो मुझसे कहते थे कि अखबार पढ़ के सुनाओ। तो बचपन से मेरी अखबार पढ़ने की आदत है, और जोर जोर से पढ़ के सुनाने की, और उच्चारण भी हिंदी बेल्ट से है तो अच्छा होता ही था। तो वो बोलने की एक जो आर्ट है वो वहाँ से डेवलप हुई। तो बचपन से जो चीज़ हम करते रहते हैं, फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर रच बस जाती है। फिर वो डायलॉग डिलीवरी में भी काम आई, थिएटर में भी काम आई, और रेडियो में तो फिर अल्टीमेटली काम आई। जो युवाणी में हमारा सपना अधूरा था कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, वो मैंने बोल के दिखाया। फिर मैंने थिएटर स्कूल में एडमिशन लिया लखनऊ में, भारतेंदु नाट्य अकेडमी है, वहाँ मैंने डिप्लोमा किया 2 साल का। ऑल इंडिया लेवल पे 10 सीटें होती थी, तो उससे सिलेक्शन हो गया, वो किया। उससे पहले एनएसडी की वर्कशॉप कर ही चुका था। निर्मल पांडे जो बैंडिट क्वीन के हीरो थे, उन्होंने हमारी वर्कशॉप की थी, एक महीने उनके साथ काम किया, प्ले में काम किया। तो ये जो एक आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वहीं से डेवलप होना शुरू हुआ। स्टेज पे जाना, बोलना, खड़े होना, वो सारी चीजें थिएटर की हमको रेडियो में भी बहुत हेल्प करती है। तो वो कॉन्फिडेंस वहाँ से बिल्ड होना शुरू हुआ, फिर वो सिलसिला चल पड़ा। फिर डिप्लोमा करने के बाद दिल्ली आ गए 96 में। 96 में जब दिल्ली आ गए तो यहाँ पे एलडीजी रिपेट्री ज्वाइन की एज एन एक्टर। फिर उसके बाद साहित्य कला परिषद दिल्ली गवर्नमेंट की रिपेट्री शुरू हुई। तो वहाँ पे मैं फाउंडर मेंबर बना, मैं स्टेज मैनेजर था वहाँ का। और वो रेपेट्री ऐसी थी, घुमंतू रंगमंडल बोलते हैं जिसको, मूवेबल था वो। बीएम शाह साहब डायरेक्टर थे हमारे।
उन्होंने एक नाटक किया अंधेर नगरी चौपट राजा, और उस नाटक को हम लोगों ने 1 महीने में करीब 45-46 शो किए। 1 महीने में? 1 महीने के अंदर। वो इतना पॉपुलर प्ले था, और चूंकि वो बहुत ही सेट वगैरह उसका ऐसा था कि वो नट बोल्ट पे तुरंत टाइट करो, ये वो अपना। एक हमारे बस थी बहुत बड़ी एग्जीबिशन बस, कला भंवरी नाम था उसका। कला भंवरी, ओके, क्या बात है। वो आर्ट एग्जीबिशन की बस थी, लेकिन उसमें बहुत बड़ा स्पेस था बीच में और कुछ सीटें थी बैठने के लिए। तो हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये बस अब तो लोगों के लिए है, इसमें आर्ट एग्जीबिशन तो बहुत कम लगेंगी, तो हम इसमें घूम घूम के प्ले करो, क्योंकि घुमंतु रंगमंडल। तो हम लोग उसमें घूम घूम के पूरी दिल्ली में और आसपास के इलाकों में उस नाटक के हमने 45 से अधिक शो किए। और श्रीराम सेंटर में उसके शो जब हुए तो ये मान लीजिए कि उसमें क्राउड कंट्रोल के लिए पुलिस तक बुलानी पड़ी। ये आप बात करें 96 ये 97-98। ओहो, क्या बात है। तो संजीव जी, हम जब थिएटर की बात करते हैं तो एक बात जो बारहा कही जाती है, अब जो लोग सिनेमा में हैं उनकी तरफ से भी, जो एनएसडी पास आउट है वहाँ से भी, मैं अगर मुख्य धारा का जो रंगमंच है उसकी बात करूँ, क्षेत्रीय जैसे अब मराठी से रंगमंच की बात करते हैं वो अलग है, गुजराती अलग है, और अलग अलग पॉकेट्स में जो होता है वो तो है ही, लेकिन एक बात जो अक्सर कही गई है और वो थोड़ी घिस भी गई है लेकिन सच है आज भी, कि रंगमंच को वो महत्व उतना नहीं मिल पाया, उसको एक जद्दोजहद से हमेशा ही गुजरना पड़ा है कि लोग उसको स्वीकार नहीं। जो सिनेमा में लोगों को दिखता है ग्लैमर, लार्जर देन लाइफ, जबकि आप देखें तो रंगमंच ज्यादा कुछ डिमांड करता है आपसे, लेकिन उसकी जो पैठ है, चुनौतियां कम नहीं होती हैं। तो आप जब कहते हैं कि आपने 1 महीने में 40-45 के लगभग शो किए, तो हम ये माने कि रंगमंच की उस टाइम पे काफी अच्छी लोगों में वो थी? बिल्कुल थी। आप अगर अच्छी तरीके से कोई चीज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन, प्रेजेंटेशन, एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई अच्छी चीज करते हैं तो हमेशा ही सराही जाएगी। और फिर एक अच्छे डायरेक्टर का सिंपल सा प्ले था, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, आज भी बच्चे सुनते हैं। और वो इतना ऐसा प्ले है जिसको कि हजारों बार हजारों तरीके से खेला गया, हर एक ने उसको अपने अपने तरीके से खेला। उस वक्त जो हमारे मेन उसमें एक्टर थे विजय शुक्ला, बहुत बड़े एक्टर हैं वो, और जो आजकल फिल्मों में भी काफी आ रहे हैं। हाँ, फिल्मों में भी आते हैं। तो वो मेन रोल में थे राजा के, और मैं उनका मंत्री बनता था। ओके जी। और हम लोग ने जो स्क्रिप्ट तो थी ही इसकी, लेकिन उसके अलावा जब हम स्टेज पे शो करते थे तो स्क्रिप्ट तो भूल ही जाते थे, इम्प्रोवाइज होता था। कि डायलॉग वो जाने ही इसलिए जाते थे विजय शुक्ला साहब कि वो कुछ भी बोल देंगे, आपको तैयार रहना उसका काउंटर देने के लिए। ये तब की बात है। और हम लोग ने जो है कभी 1 घंटे का प्ले 1.5 घंटे का भी कर दिया, और कभी मन नहीं किया तो उसको 45 मिनट में निपटा दिया। तो वो सम अप हो जाता था पूरा, जो उसका जिस्ट है, एसेंस है, निकल आता था। ऑडियंस को कभी पता नहीं चलता था कि हम लोगों ने मतलब कहीं कुछ गड़बड़ी की। ये भी कलाकार की खूबी है अपने आप। ये उनकी खूबी थी, बाकी भी आर्टिस्ट जो थे उनकी खूबी थी। और हम लोग उसको, शो की डिमांड आती थी उसकी, लोग कहते थे भाई हमारे यहाँ, अच्छा उसको हम लोग चूंकि चौराहे पे भी कर देते थे दिल्ली में, मार्केट में गए, व्यापार मंडल ने कहा कि हमारे यहाँ होना चाहिए, तो ठीक है हमको स्पेस दे दीजिए इतना सा, और ऑडियंस चाहे बैठे चाहे खड़ी हो, और हमें लाइट दे दीजिए, अगर शाम को कराना है, दिन में कराना है तो हम ओपन में कर देंगे। तो हम लोग शो करते थे। तो इस तरह से भी प्लेस, आई थिंक वो सफदर हाशमी के दौर में नुक्कड़ नाटकों का और अवेयरनेस को लेके जो हो रहा था, वो एक दौर था भी कि जिसमें इसको एक वेपन की तरह भी यूज किया गया। अभी भी रंगमंच की बहुत डिमांड है, लोग पसंद करते हैं, लेकिन सवाल वही है जो मैंने कहा कि आप किस तरह का प्रेजेंट करते हैं, किस तरह की चीज आप दिखाना चाह रहे हैं ऑडियंस को। अभी भी बहुत से शोज हैं जो पॉपुलर होते हैं जी। आप महंगी महंगी वेब सीरीज देखते हैं आजकल, बहुत ही टेक्नोलॉजिकली हाई, और फिल्में भी बहुत बड़े बड़े बजट की, लेकिन अभी पंचायत सीरीज आई, आपने देखी? पंचायत सीरीज जो है उसका अभी 3rd पार्ट भी आ गया। सिंपल सोबर तरीके से गांव में बनाई गई सीरीज, रघुवीर यादव और तमाम कलाकार जो बहुत ही सिंपल सोबर है। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इधर के वर्षों में जो फिल्में आ रही हैं उसमें भी आम आदमी को, नीना गुप्ता जब फिल्मों में आने लगी, ऋषि कपूर और नीना गुप्ता भी उसमें है। हाँ, तो वो एक तरह के अटेम्प्ट शुरू हुई कि अब मैंने, मुझे याद है सईद मिर्जा जी का मैंने इंटरव्यू किया था कुछ अर्सा पहले, तो मैंने उनसे ये बात कही, मैंने कहा एक वक्त था आप लेकर आए मोहन जोशी हाजिर हो, सलीम लंगड़े पे मत रो, और उनकी कुछ और फिल्मों का मैंने जिक्र किया, नसीम जैसे उनकी फिल्म आई थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सईद साहब ये जो आप लेकर आए इसमें उस वक्त में 80s में, आज हम आम आदमी की बात फिर से करने लगे, राजनीतिक परिदृश्य में तो बहुत बात होने लगी है,
लेकिन आप उस वक्त एक आम आदमी की जो पसोपेश है, जो उसकी जद्दोजहद है, जो उसकी चुनौतियां हैं आम जीवन की, बड़ी खूबसूरती से आपने उकेरा उसको। बिल्कुल। तो वो हमेशा फोकस में रहा, लेकिन मेन स्ट्रीम में नहीं दिखता था वो। वहां पे लार्जर देन लाइफ हीरो, एंग्री यंग मैन, सुपरस्टार, रोमांटिक हीरो, यही छवियां चलती रही। आपने सही कहा कि रंगमंच में शायद वो स्पेस हमेशा रही एक साहित्य की, एक आम व्यक्ति की, बिल्कुल, एक मध्यम वर्ग का जो आम व्यक्ति। आज फिल्मों में भी वो हीरो हो गया है। बिल्कुल हो गया तो है। पंचायत का जब आप जिक्र करते हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश में पहुंच जा रहे हैं। बिल्कुल पहुंच जा रहे हैं, और जितना सिंपलिसिटी से आप चीजें दिखाते हैं, ऑडियंस को पता है कि अब इन सब चीजों से ऊब चुके हैं वो, ग्लैमर से, डांस से, म्यूजिक से, तड़ बड़ा लाइट वाइट, इन सब चीजों से लोग ऊब चुके हैं। थिएटर में भी जो लोग आज असफल होते हैं वो क्यों होते हैं? मान लीजिए आपने बहुत बड़े बजट का एक नाटक तैयार कर लिया, उसमें आपने क्या किया, एक्टिंग पे तो ध्यान दिया नहीं, आपने ध्यान किस पे दिया? सेट्स पे, लाइट्स पे, कॉस्ट्यूम पे, शोशेबाजी पे। लेकिन जो मेन पार्ट है उसका अभिनय का, उसको तो आप भूल गए, क्योंकि हमको अगर खुद डायरेक्शन ठीक से नहीं आता है तो मैं क्या एक्टर को सिखाऊंगा? और एक्टर अगर ढंग से अभिनय नहीं करेगा तो ये सब चीजें बेकार की है। लोग अपनी कमजोरी छुपाने के लिए क्या करते हैं? लाइट, साउंड, मेकअप, ये वो सब करके सोचते हैं कि हमने बहुत बढ़िया एक मल्टीमीडिया शो कर दिया, बड़े बड़े सेट लगा दिए। एक्चुअली वो शो होता अच्छा नहीं है, ऑडियंस को पसंद आ जाता है क्योंकि उसमें लेजर लाइट भी चल रही है, उसमें गिमिक्स भी हो रहे हैं, उसमें इधर से लाइट आ रही है, उधर से लाइट आ रही है, ऊपर से कोई कूदा चला आ रहा है, मतलब ये सारी चीजें, मतलब वर्चुअली बहुत सारी चीजें क्रिएट की जाती हैं, हाँ, टेक्नोलॉजी का यूज है। लेकिन जो एक्चुअल एक्टिंग या थिएटर या अभिनय का जो पार्ट है, उस पर मेहनत या तो करते नहीं, या आती नहीं, या करना नहीं चाहते, और कम समय में थोड़ा ज्यादा नहीं। तो संजीव जी, उसके लिए भी बड़ी दो कॉमन वजह दी जाती है। ट्रेंड बदल गया है, एक ही चीज कब तक घसीटेंगे आप, और दूसरा ऑडियंस पसंद करती है। ये सबसे रेटरिक हमें साउंड करता है ऑल्दो, लेकिन ये हमेशा से होता है कि अब दौर बदलना भी चाहिए, एक ही चीज कब तक दिखाई जाएगी। अलबत्ता बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब आप एक्टिंग कर रहे हैं, या सीरियल हो, थिएटर हो, फिल्म हो, तो एक्टिंग इज द बेसिक थिंग। वरना तो मॉडलिंग भी हो सकती है, दुकान पे भी आप शो के लिए रख दीजिए चीजें। तो हम लोगों का पर्पस यही होना चाहिए बेसिकली, जब एक्टिंग करते हैं या डायरेक्शन करते हैं, कि वो चीज हम कन्वे कर पाए जो हमारी राइटर ने लिखी हुई है। एक्चुअली स्क्रिप्टेड जो है वो कन्वे होनी चाहिए, ऑडियंस तक वो पहुंचनी चाहिए। वो सिंपल तरीके से भी पहुंच सकती है। प्रेमचंद की कहानियां हैं, प्रेमचंद की कहानियों पे बहुत से नाटक होते हैं, बहुत से लोग उसमें गिमिक्स भी डाल देते हैं, लेकिन बहुत से लोग सिंपल तरीके से भी करते हैं। गुलजार साहब ने तो सीरीज की दूरदर्शन के लिए, दूरदर्शन की एक पंकज कपूर और नाटक हुआ उनका नॉवेल पे, रंगभूमि। दिल्ली में अगर आपने कभी देखा हो नाटक, रंगभूमि नाटक जो है वो एक माइलस्टोन साबित हुआ। सुरेश शर्मा जी उसके डायरेक्टर थे। आज भी वो बॉम्बे के पृथ्वी थिएटर में अभी भी पिछले दिनों उसका शो हुआ। लेकिन वो जो एक सिंपल तरीके से उन्होंने रंगभूमि को पेश किया, कोई तामझाम नहीं था, सिंपल सा सेट, सिंपल सी लाइट, एक्टिंग के बेस पे जो उसका मतलब मर्म था प्ले का, वो ऑडियंस तक पहुंचा, और वही उसकी सफलता का राज है। वो कहते हैं ना, जो चीज प्योर है, जो चीज रियल है, वो लोगों तक सीधी पहुंचती है। उसके लिए आपको लाग लपेट की आवश्यकता ही नहीं, जरूरत ही नहीं जी। लेकिन आपने जो अभी बात की कि 96-97 में जब आपने दिल्ली में ये प्ले किया, अंधेर नगरी चौपट राजा, एक सवाल मन में ये आता है संजीव जी कि फिल्मों में तो रीटेक होते हैं, एडिटिंग टेबल पे फिल्म आदि कट छट जाती है, लेकिन जब आप प्लेस की बात करते हैं तो वो तो डायरेक्टर के साथ, पूरी टीम के साथ में, हर पात्र के रोल के साथ में एक कोऑर्डिनेशन में होता है कि 50 मिनट का है, 40 मिनट का है, 1.5 घंटे का। तो आप कैसे कर लिया करते थे उसको स्टेज पे ही अपने आप ही कट शॉट नहीं करते थे? आपने कहा ना कभी 45 मिनट का कर लिया, कभी मूड नहीं हुआ तो कभी कभी होता ये कि डायरेक्टर जो है उसने कहा कि ये डायलॉग बोलना है, लेकिन हमारे जो माली मेन एक्टर है उनके मूड में कुछ और आ गया, जस्ट वही रहा, मतलब जो बात पहुंचानी वो पहुंचाई अलग तरीके से। लेकिन इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी लिबर्टी आप तभी ले सकते हैं, वो डायरेक्टर के ऊपर ही होता है। अगर वो कहता है कि चलो शूट है भाई, हमारा प्ले अच्छा जाना चाहिए, मतलब लकीर का फकीर नहीं बनना है, लेकिन प्ले का जो मूल उद्देश्य जो है वो भी उससे भटकाव भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप कीजिए, डायलॉग एक के बजाय कोई दूसरा भी हो सकता है, उसके शब्द बदले भी जा सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग नहीं चेंज करते, नाना पाटेकर का जब इंटरव्यू की, नाना सर ने यही बोला कि मैं हमेशा कहता हूँ मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, जबकि स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी मैं तब भी उससे जुड़ जाता हूँ।
हाँ बिल्कुल। तो ये हर किसी का अपना तरीका है काम करने का। स्क्रिप्ट लिखी ही होती है, हाँ। आती भी है, लेकिन क्योंकि हमारा आधार तो वही है ना, बेस तो वही है करने का। लेकिन बीच में जैसे एक्टर को लिबर्टी डायरेक्टर अगर चाहे तो दे सकता है कुछ कि हाँ ऐसी भाई आप बातें कीजिए। बताइए ना विजय शुक्ला जी के विषय में जो आम तौर से लोगों को नहीं मालूम है। आज तो बहुत बड़े एक्टर हो गए हैं वो। विजय शुक्ला जी की सबसे बड़ी बात ये थी उस वक्त, अभी तो खैर वो बॉम्बे में है, अब हाँ। स्ट्रगल कर रहे हैं फिल्मों में और जगह, कि वो टाइम पे कभी पहुंचने वाले नहीं होते थे। जी। जैसे एंट्री है मालिक किसी सीन में, पता ना पीछे बैठे हुए हैं आराम से, तो उनको कहा अरे विजय जी आपकी एंट्री आ गई, तब वो दौड़ के, लेकिन उनका मूड वही रहता, टेम्पो वही रहता। हाँ मतलब कैरेक्टर में अपने फुल वैसे ही रहते थे। तो क्या थोड़ा वो था कि कैजुअल एटीट्यूड। कभी ऐसा होता है कि कोई आर्टिस्ट अपने आप से ही खेलना शुरू कर देता है कि मैं कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल खेलना शुरू कर देता, कर देते थे वो। चलिए वहां से आगे चलते हैं, लेकिन एक सवाल बहुत देर से मेरे जहन में था कि आप लखनऊ से दिल्ली आए, कोई खास वजह? लखनऊ से दिल्ली आए क्योंकि लखनऊ में जब हमने डिप्लोमा किया तो लखनऊ में थिएटर का उतना उस वक्त स्कोप था नहीं, इनफैक्ट आज भी कम ही है, लेकिन दिल्ली में चूंकि होता था, ड्रामा स्कूल भी एनएसडी दिल्ली में ही है, और यहाँ पर और स्कोप भी थे कि यहाँ पे लोग प्लेस देखते हैं, करते हैं, किसी ग्रुप से जुड़ के कर लेंगे, और बड़े शहर के चार्म तो था ही कि लखनऊ में कुछ नहीं कर पाएंगे तो दिल्ली में तो कर ही लेंगे, दिल्ली में अगर नहीं कर पाए तो मुंबई चले जाएंगे। हाँ, लखनऊ लेकिन अपने अदब के लिए जाना जाता है, नवाबों के लिए जाना जाता है, और वहाँ की जो से पेट नहीं भरता ना। पेट नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ आपसे, लखनऊ का नाम सुनते ही हमारे जहन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, और बहुत बड़ा संजीव जी और अच्छा खूबसूरत वाला शहर है। अब वहाँ भी होने लगा है थिएटर, अब तो हमारी बातें एकेडमी जो है वो भी काफी ग्रो कर रही है, लेकिन जो काम की तलाश में लोग जैसे होता है कि गांव से लोग शहर जाते हैं, शहर से बड़े शहर जाते हैं, जी वही हाल हम लोग का है। नहीं, मैं थिएटर के ताल्लुक से नहीं पूछ रही थी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही थी कि आप वहाँ पले बड़े, तो दिल्ली आप आ गए उसके बाद में, तो आप इतने वर्षों से यहाँ और वहाँ का आपने फर्क देखा होगा, तो जो हम सुनते आए लखनऊ के बारे में कि नवाबों का शहर और तमीज और तहजीब और खान पान और अदब, ये सब चीजें, तो हमने जो देखा सुना है जाना है, आप उसको कैसे बयां करेंगे? लखनऊ क्या है आपके लिए? बचपन आपका वहां भी? लखनऊ वही है जो आपने कहा है, यही है, आज भी यही है। आप लखनऊ में आज भी अगर रिक्शे वाले से कहीं चलने के लिए कहेंगे ना तो पूछे आप कहाँ जाएंगे। मैं तो दिल्ली में आया और शुरू में मैं यहाँ की कुछ सिटी बसेस में भी चला, तब ब्लू लाइन रेड लाइन की बसें चलती थी, उनमें बड़े अखड़ टाइप के कंडक्टर और ड्राइवर होते थे, तू कहाँ जा रहा, कहाँ जाएगा। अब हम लोग को तू तड़ाक की भाषा ऐसा लगता है जैसे कोई गाली दे दी। बिल्कुल सही। तो कई दफे तो लड़ाई हो जाती थी, लेकिन वो अपने हिसाब से बहुत तमीज से बोलते थे। मतलब जो उनका परिवेश है बोलने का वो उनका था, लेकिन हम लोग को अच्छा नहीं लगता था, खराब लगता आदमी जितना बड़ा होगा उसके उसमें आपको वो चीज मिलेगी। गुस्से में आप कहीं बोल जाए वो तो क्षण की बात गुस्से में तो आदमी आदमी नहीं करता है और हाँ, रहता ही नहीं, शब्द कहाँ के कहाँ निकल जाते हैं और किस तरह के लोग बोल देते हैं। पर हम रंगमंच पे थे, लेकिन उससे पहले फिर नेशनल चैनल पे लौटते हैं वापस। तो फिर वहाँ की बात अगर करें तो नेशनल चैनल में आपका जब आना हुआ, कौन से आप शोज करते थे, कौन आपके साथ के उस जमाने में एंकर्स थे? नेशनल चैनल पे मैंने जैसे ही फॉर्म भरा 97 में, तो सारथी चटर्जी साहब थे, बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर हैं और टैक्स थे, तो उन्होंने ऑडिशन लिया था, और रजनी श्यामल दत्ता जी थी सीनियर अनाउंसर, उनके अंडर तो मुझे भी काम करने का मौका मिला, तो उन्होंने लिया था, और उन्होंने उस वक्त मुझे एक बड़ी अच्छी बात कही थी, ऑडिशन मेरा पहली बार में ही हो गया था, उनका तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन आवाज को अच्छी बनाए रखना ये तुम्हारा काम है। सही बात। बोले आवाज अच्छी होना और उसको बनाए रखने में बड़ा फर्क है, तो आप इसको बनाए रखिए, इसलिए हम आपको मौका दे रहे हैं। वाह वाह। तो उसको फिर हमने कोशिश की, मैं तो रात की शोज करता क्योंकि वो पूरी रात 9 से 12 से 3 से 6 सुबह शो होते थे, शॉर्ट वेव पर था, क्योंकि वो दूर दराज के इलाकों में सुना जाता था, खासतौर से जो हमारे सैनिक लोग हैं, फौजी लोग, अब तो बंद हो गया, तो उसमें हम लोगों ने शो करते थे, तो कभी 12 से 3 का शो करते थे, कभी 3 से 6 का शो करते थे, रहते पूरी रात वहीं थे, क्योंकि सुबह ही कन्वेंस मिलता था जाने के लिए, चाहे अपने से जाए या उनकी गाड़ी लेके जाए, तो वो था। नेशनल चैनल फिर FM आ गया, FM गोल्ड शुरू हुआ 2001 में, और मैंने वहाँ भी 2002 में फिर ऑडिशन दिया, तो वहाँ भी पहली बार में सिलेक्शन हो गया, जबकि गोल्ड में बहुत मुश्किल होता है। हाँ, उस वक्त बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारे जो पैक्स थे
छिबर साहब जी, विजय दीपक छिबर जी, हाँ। उनका जैसा बैक्स तो आज तक नहीं आया। उनका जो सिलेक्शन का तरीका और जो एक आर्टिस्ट को भापने का, आंकने का जो वो था, वो वाकई कमाल था। तो उनके साथ काम करने का हमें ये मौका मिला, मतलब उनके टाइम पे सिलेक्शन हुआ, तो ये हमारी बड़ी बात थी। बहुत साल तक हो रहा है इसमें बैक्स, और हम लोग के शोज और चैनल की जो टीआरपी जो बढ़ी उस वक्त कमाल की थी। तो मुझे याद है आपका शो मैं सुनती थी, और वो इत्तेफाक की बात होती कि जब ड्राइव करके कहीं जा रहे होते प्रोग्राम से, तो ये शाम मस्तानी ये शाम मस्तानी, और मैंने आपको कई बार कॉम्प्लीमेंट किया उसके लिए कि शाम के वक्त जब हम आ रहे हैं और आपका ये शो सुनते थे संजीव जी, अभी जो बात आपने रजनी मैम के ताल्लुक से कही, ये सच बात है कि आपकी आवाज में कहते हैं ना कि परंपरागत रूप से कुछ चीज होती है जो आवाज में है आपकी। हम एक तो होता है कि हम उस पर काम करके उसको बनाते हैं। देखिए असल में होता ये है कि रेडियो पे हमने, अभी भी देखता हूँ मैं, और तब भी देखता था जब मैं सिलेक्शन हुआ था, कि बहुत से लोग, बहुत से प्रेजेंटर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, माइक पे जाते ही वो आवाज अपनी कुछ बनाते हैं नकली सी, और वो बड़ा खराब लगता है मुझे कि मतलब कुछ लोगों की आवाज बिल्कुल ही बदल जाती है। माइक पे आवाज थोड़ी बदलती है, बात सही है, लेकिन हम अपना स्टाइल कैसे बदल सकते हैं? मैं तो कभी भी नहीं, मतलब इस विषय में कभी सोचा ही नहीं। मैं अभी आपसे जैसे बात कर रहा हूँ, अगर आप परसों मेरा शो सुनेंगी तो आपको यही लगेगा कि मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ अभी भी। तो एक जो वही बात है ना, नेचुरल वॉइस, थिएटर में जैसे हम कहते हैं ना कि नेचुरल प्रेजेंटेशन, वो ज्यादा पसंद किया जाएगा बजाय बनावटी या नकली बन के। हालांकि आप किसी तो पात्र में है तो अलग बात है, हाँ, वो अलग चीज है। हाँ बिल्कुल, वो तो कैरेक्टर, आप जी, स्टाइलाइज कोई कैरेक्टर है तो उसमें हाँ। फिर आपको बताना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा, बट जो नेचुरल एक चीज आपको गॉड तो गिफ्टेड आपको क्या है, लगता है लोग क्यों बना के बोलते हैं? मुझे तो ऐसे लगता है कि उनको लगता है कि वो बहुत अच्छी कुछ उसमें बोल पाएंगे। अल्फाज जो हैं, कोई उदाहरण आपको याद आ रहे हो ऐसे जिनको आपने सुना और आपको ऑकवर्ड लगा हो? बहुत से लोग हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता फिर भी किसी का, लेकिन नहीं हाँ। है कुछ लोग जिनका प्रोनाउंसिएशन आज भी गलत है। वो गलत बोलते हैं, गलत नहीं गलत बोलते। और ये बात आप सुबह से शाम तक अगर रेडियो सुन ले ना, कोई भी चैनल, प्राइवेट की तो बात ही छोड़ दीजिए जी, प्राइवेट को तो मतलब कुछ भी बोल देते हैं, चलता है, बिल्कुल सही। लेकिन हम जब एक सरकारी चैनल पे और एक अच्छे टफ प्रोसेस से सिलेक्ट होके आते हैं, तो फिर हमारा उच्चारण सही बात होना चाहिए। सरकारी की भी नहीं है संजीव जी, बात ये है कि नहीं, उसका अपना हमारा उसका मयार है, एक मयार है, और उससे अपेक्षाएं रहती हैं। बिल्कुल रहती है, हाँ। क्योंकि पूरी, आप किसी से पूछ लीजिए कि घड़ी में टाइम क्या हुआ है, वो कहेगा 8 बजा है, तो कहते हैं कैसे मान ले कि आपकी घड़ी सही कह रही है? बोले हमने आकाशवाणी से, रेडियो से मिलाई। रेडियो की जो महत्ता है वो ये है, और जो आज भी उसकी क्रेडिबिलिटी वही बनी हो, लेगेसी देखिए ना आप, कितने समाचार कोई भी न्यूज हाँ। लोग क्लेरिफाई कहाँ से करते हैं? हमने रेडियो में समाचार सुना है, इसका मतलब कि वो ऑथेंटिक ही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, कोई खबर भ्रामक नहीं होगी जी। तो एक जब ऐसे संस्थान में हम काम कर रहे हैं, तो हमारा कम से कम ये फर्ज तो बनता ही है कि जिस काम के लिए हमको सिलेक्ट किया गया है जी, कि हम उसको सही ढंग से बोले तो सही, निभाए तो सही, उच्चारण मेरा तो सही हो, जो लिसनर है हमारा वो क्या सीखेगा या उस अपने बच्चों को क्या बताएगा? लोग फूल को फूल कहते हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक है, और उनको अखरता भी नहीं है, अखरता भी नहीं, और अखरता नहीं इसलिए बदलाव नहीं होता, ही नहीं पता, खुद को नहीं पता है ना कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। हम तो अपनी गलती तब सुधारेंगे जब हमको पता चलेगा कि मैं गलती कर रहा हूँ। तो आप जब नेशनल चैनल में थे तो वहाँ का कोई एक्सपीरियंस आपको याद हो, क्योंकि लाइव जाता है उसका अपना प्रेशर होता है, खासतौर से उस दौर में। आज तो आपने कैमरा अपना फोन का ऑन किया, आप लाइव हो गए, अब तो दौर ही बदल चुका है पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के चलते, बट उस टाइम बड़ा टफ था। दसियों लोग आपको सुन रहे हैं, टोक रहे हैं, सिस्टम कभी वर्क नहीं कर रहा है, अप टू नहीं होती थी चीजें, आपको स्क्रिप्ट चेक करानी है। क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो होता ना कि हम तो कदम फूक के रखते थे, स्क्रिप्ट प्रॉपर लिख के तैयार होनी चाहिए थी। तो उसमें क्या स्क्रिप्ट क्या मतलब, वो तो अनाउंसमेंट, मतलब एक रेफरेंस के लिए कि आप देखो कि आप जो अपना प्रोग्राम जो बनाओगे, जो बोलोगे, अनाउंसमेंट जो करोगे, वो उसका लेवल जो है इस तरह का होना चाहिए। तो आप अपने सीनियर से आपका इंटरेक्शन भी होता था? हाँ बिल्कुल होता था। अरुण चतुर्वेदी थे, उनकी भी स्क्रिप्ट हम लोग फॉलो मतलब करते थे, रेफरेंस के लिए लगते थे। तो धीरे धीरे वहीं से लिखने की फिर आदत, सुबह मौसम का समाचार इंग्लिश में आता था, हिंदी में उसका ट्रांसलेट करके बोलना पड़ता था, वो ऑन द स्पॉट ही हम लोग करते थे। तो ये सारी चीजें वहां से हम लोग सीखी। और आपके पास जब एक लिखित चीज होती है तो
फिर फंबल करने की गुंजाइश नहीं रहती। बाद में तो जब आप मतलब यूज टू हो जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि चलो ठीक, अब तो हम फ्लो में बोल ही लेंगे, जैसे हम लोग अभी बोलते हैं जी। तो फिर आप एफएम में आ गए, उसके बाद में एफएम का सिलसिला कैसा रहा आगे चल के? ये शाम मस्तानी, इस तरह के शोज आपने किए और कई लिटरेरी प्रोग्राम्स भी आपने किए। तो मैं एफएम गोल्ड पे आया 2002 में, जब शुरू ही हुआ था, लगभग 1 साल हो गया था। तो मुझे पहले शो मिले थे दोपहर में, छूमंतर, बच्चों के लिए एक शो आता था छूमंतर। मुझे बड़ा मजा आता था करने में, क्योंकि मेरा थिएटर का एक्सपीरियंस बच्चों के साथ बहुत है। आज भी बच्चों के साथ काम करके मुझे बड़ा मजा आता है। थिएटर में बच्चों के साथ ज्यादा करता हूँ, बड़ों के साथ कम करता हूँ। थिएटर से जीविकोपार्जन होता है, घर की रोटी चलती है? हाल फिलहाल तो चल रही है। स्ट्रगल नहीं लगता? नहीं, स्ट्रगल तो है, हम लोग स्टैब्लिश आज भी नहीं है। अपनी बात कर रहा हूँ मैं, हम लोग स्टैब्लिश कहाँ है? थिएटर में ये होता है कि भाई ठीक है, आज आपको काम मिल गया, 2 महीने में नहीं मिला। स्ट्रगलर तो हम आज भी हैं, तो लेकिन हाँ, वर्क सेटिस्फैक्शन जो है ना, वो है। मेरे बहुत से दोस्त चले गए बॉम्बे, कोई राइटर हो गया, कोई डायरेक्टर हो गया, कोई एक्टर हो गया, वो बुलाते भी है, मेरा मन नहीं करता। मैं कभी भी टीवी, सीरियल, फिल्म, इनकी तरफ मेरा रुझान नहीं रहा। एक दो डॉक्यूमेंट्रीज में मैंने काम किया। आप बुरा नहीं माने तो आपको देख के मुझे बार-बार अनवर हुसैन याद आते हैं, जो नरगिस जी के जो भाई थे। आप रिजेम्बलेंस काफी, तो ऐसा नहीं है, मतलब फोटोजेनिक होने की जहाँ तक बात है या कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर रिजेम्बलेंस है तो वो हम कह सकते हैं। नहीं, एक्टिंग में मेरा इंटरेस्ट कभी नहीं रहा। लखनऊ में जो मेरा डिप्लोमा था, उसमें भी बीएम शाह साहब ने एक प्ले किया, त्रिशंकु उनका ही लिखा हुआ, उसमें उन्होंने मुझे जबरदस्ती एक बड़े लीड रोल का वो दिया। त्रिशंकु मनु भंडारी जी का जो है? हाँ, नहीं, ये त्रिशंकु नहीं, बीएम शाह साहब के लिखा। अच्छा। मनु भंडारी जी का महापुरुष है। तो शाह साहब ने कहा कि ये नेता का रोल तुम पे जमता है, तुम ही करोगे। मैंने कहा सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं है एक्टिंग में। बोले तुमको करना पड़ेगा, तुम यहाँ पढ़ोगे, वो तुम्हारे कोर्स का हिस्सा है। उन्होंने कराया और मैंने उसको बखूबी किया भी जी। तो वो तो कर लिया, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट रहा है शुरू से डायरेक्शन में रहा है। राइट, अच्छा, ओके, जी जी। मैं अभी भी डायरेक्शन ही। बट ऐसा क्यों, एक्टिंग क्यों नहीं? मतलब अक्सर लोग यही कहते हैं हमें एक्टर बनना है। हाँ, मुझे नहीं बनना था। जी, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है जी। मेरा डिजाइनिंग में, जैसे मैं लाइट डिजाइनर भी हूँ, लाइट डिजाइनिंग करता हूँ। बट आप स्टेज करते हैं, स्टेज का एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा। बतौर एमसी आप स्टेज पे एंकर के तौर पे रहते हैं, तो वो सिलसिला कब कैसे शुरू हुआ? वो सिलसिला भी मेरा साहित्य कला परिषद से ही शुरू हुआ। ओके। जब मैंने रेपर्टरी ज्वाइन की, तो रेपर्टरी के शोज जो है कहीं बाहर जो होते थे, तो उसमें एंकर तो करना ही पड़ता था। तो शाह साहब कहते थे कि तुम ही करो। ठीक है, मैं ही करता हूँ। तो वहां से करने लगे। वो तो चूंकि मैं वहाँ पे एम्प्लॉय था, तो मैं करता ही था। लेकिन फिर बाद में फिर आप एम्प्लॉय थे वहाँ पर? रंगमंडल तो था ना, तो वहाँ का मैं एम्प्लॉय था, मतलब मैं स्टेज मैनेजर था। तो रंगमंडल प्रोफेशनल आर्टिस्ट का ग्रुप था, तो उनको सैलरी मिलती थी और शोज करने। आई थिंक उनका पब्लिकेशन भी था कुछ रंगमंडल के नाम से। एनएसडी में बाद में कुछ सीरीज भी शुरू हुई थी, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। नहीं, एनएसडी तो देखिए, रेपर्टरी अलग अलग चीजें हैं। साहित्य कला परिषद की रेपर्टरी पहली बार बनी थी। ओके, राइट। एनएसडी की रेपर्टरी जब से एनएसडी है तब से चल रही है। राइट, है ना जी। तो वो रेपर्टरी इसलिए की गई थी कि 20-22 लोगों को, आर्टिस्ट को वहाँ पे जॉब मिले। वो उनका काम ही था कि प्ले तैयार करो और उसको पब्लिकली आप शोज कीजिए। तो आप राइट, आप जब डायरेक्शन में आए, मतलब हालांकि लोग एक्टर या बनना फोरफ्रंट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो डायरेक्टर्स में कोई फिल्म्स के ताल्लुक से या थिएटर के ताल्लुक से कोई आपके फेवरेट रहे हो, जिनका सिनेमा, जिनके प्लेज आपको बहुत पसंद रहे? देखिए, हमारे गुरु जो थे थिएटर में, बीएम शाह साहब थे, ठीक है ना। उन्होंने ही मुझे मतलब एक तरीके से घोषित किया, ये कहिए कि फिर वो एनएसडी के डायरेक्टर भी बने, बाद में भारतीय नाट्य अकादमी के भी डायरेक्टर बने। दूरदर्शन पर हमने काफी सीरियल्स देखे उनके। वही हमारे पहले मतलब गुरु थे। और नसीर साहब की कुछ प्लेस मैंने देखे। नसीरुद्दीन शाह, हाँ, ओके। इसमें चुगताई की कहानियों का जो प्रेजेंटेशन करते थे, वो उनकी पत्नी और उनकी बेटी, और मतलब कमाल का, जैसे कहते हैं ना कि एक्चुअली जो स्टोरी था वो स्टोरी टेलिंग ही, लेकिन उनका जो थिएटर का एक डिसिप्लिन जो मैंने देखा है। एक बार कमानी में वो शो कर रहे थे और उन्होंने शो के शुरू में कह दिया था कि मोबाइल फोन आप लोगों के पास जरूर होंगे, लेकिन इनको आप बंद रखेंगे। अगर बीच में मोबाइल फोन बजा किसी का तो मैं शो रोक दूंगा। ये उन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आके कह दिया। शो शुरू हो गया, लेकिन अब वही है कि ऑडियंस हमारे यहाँ कितनी कैजुअल एटीट्यूड वाले लोग होते हैं। उसमें एक दो का मोबाइल
बीच में बज गया और बजते ही उन्होंने शो रोक सीरियसली रोक दी। ये कमानी में मतलब एक रिकॉर्ड है कि चलते शो को अपने बड़े बड़े लोग देखने आए थे, उन्होंने कहा कि अब मैं शो ये नहीं करूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि कलाकार को सम्मान लोग चाहिए। मोबाइल नहीं चलाएंगे। बड़े ईमान मनुवत के बाद फिर उन्होंने खैर शुरू किया, लेकिन उससे ऑडियंस को कम से कम एक सबक ये मिला कि हमारा भी एक कल्चर होना चाहिए प्ले देखने का। अगर प्ले करने वाले एक्टर का एक मतलब 2 महीने मेहनत कर रहा है एक्टर, डायरेक्टर, डिजाइनर, और आप उसको 1 घंटे में उसका मतलब वो मजाक बना के रख देते हैं। 2 महीने तो आप उस प्ले के लिए कह रहे हो पर्टिकुलरली, उसकी तो उम्र निकल जाती है वही सब करते करते। नहीं, हम कह रहे हैं एक पर्टिकुलर प्ले के लिए भी अगर आप 2 महीने रिहर्सल कर रहे हैं, आप उसकी कम से कम उसकी कला की इज्जत तो कीजिए जी। और उसकी अकेले की नहीं, पूरी टीम की उसमें मेहनत है। आप भी गवाह हैं कि हम लोग जब शोज करते हैं तो हम सबसे पहले यही गुजारिश करते हैं कि भाई आप लोग अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लीजिए, साइलेंट पे कर लीजिए, लेकिन लोग नहीं करते हैं। जबकि हम लोग, मैं तो तरह तरह से उनको मतलब किससे सुना के मनाता हूँ कि दोनों हाथ खाली रखिए, ताली बजाइए, जिससे ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। ये बहाने कर करके उनको कहा जाता है कि आप शांत हो जाइए या आप मोबाइल को अपने कम से कम 2 घंटे आराम दे दीजिए, लेकिन लोग वही बात है। कुछ ऐसे किस्से आपके रहे हो रेडियो पर या स्टेज पर जो आप शेयर करना चाहें, कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे आपके एनेक्डोट्स जो आप ऑडियंस के साथ बताना चाहें? ऐसे तो कोई खास नहीं है। देखिए, रेडियो पे इतने साल हो गए काम करते हुए, कोशिश हमेशा ये रही कि गलती ना हो, और ऊपर वाली दया से आज तक मैं इससे बचा हुआ हूँ। मतलब गलती कभी फंबल हुआ होगा, कभी लेट पहुंचे होंगे, ये चीजें हुई हैं, लेकिन ऑन एयर अगर मैं कभी याद भी करूं तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी कुछ ऐसा बोला हो या कहा हो। असल में होता ये है कि जब रेडियो पे बोलने से पहले या कहीं भी बात करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम उस पर कितना कॉन्फिडेंट है और वो खबर या वो बात कितनी ऑथेंटिक है कि नहीं है। अगर हम नहीं है तो हम उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत से लोग बोल जाते हैं और बोलने के बाद सोचते हैं कि गलती होगी भाई, अब क्या करें, लेकिन वो तो मुंह से निकली रोल बैक नहीं गोली और बंदूक से निकली गोली कैसे वापस आएगी, नहीं आती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए। गलतियां होती होती हैं, कभी कभी हुई होंगी। एक आर्टिस्ट की जिंदगी में संजीव जी ऐसे भी दौर वक्त आते हैं कि जब चीजें लगता है कोई और आपके लिए प्लान कर रहा है ना, ऐसा होता है। जैसे आपने लेट होने की बात की, मुझे याद है कि मेरा एक एनडीएमसी का प्रोग्राम था और मैं बहुत लेट हो रही थी वहां पर। एनडीएमसी की पूरी टीम, वो बैंड रेडी है वहां पे। अब वो संजीव जी इतना पैनिक, इतना टेंशन। जब शो शुरू हुआ तो राजनाथ जी हमारे उस समय गृह मंत्री थे, आदरणीय राजनाथ जी को मैं नमन करती हूँ। धर्मेंद्र प्रधान जी बैठे हैं, दूसरे मंत्री, मीनाक्षी लेखी जी बैठी हैं, सांसद, और बहुत एलजी सब लोग थे वहां पर उस समय। अचानक से राजनाथ जी ने तारीफ करना शुरू कर दिया। मुझे आमंत्रित किया जा रहा था यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए, तो मैंने श्री नरेश कुमार से पूछा कि यह कंडक्ट कौन कर रहा है, उसका नाम क्या है, तो उन्होंने बतलाया कि तपस्या। लेकिन आपने देखा होगा कि तपस्या ने मुझे आमंत्रित करने के पहले मेरी कीमत को आप लोगों की नजर में बढ़ाने की उसने भरपूर कोशिश की है, अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कहां से आया हूं, क्या हूं, कैसे हूं, क्या किया है जिंदगी में। लेकिन मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहना चाहूंगा, जिंदगी में इस हकीकत को ध्यान रखना, मनुष्य की कीमत पद पर बैठने के कारण नहीं बढ़ सकती। मनुष्य की कीमत यदि जिंदगी में बढ़ सकती है तो अपने कृतियों के कारण बढ़ सकती है, डीड्स के कारण बढ़ सकती है, वर्ड्स के कारण उसकी कीमत नहीं बढ़ सकती। तो कभी कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो जाता है कि बिना सोचे आप कभी ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं। तो एक कलाकार को बहुत सी चीजों के लिए तैयार रहना होता है, लेकिन जो बात आपने कही कि ईमानदार होना जरूरी है। असल में एंकरिंग जो स्टेज की है ना, वो बड़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको जब वीआईपी प्रोग्राम हम लोग करते ही हैं, वीआईपी प्रोग्राम में पल पल कोई कान में आके मंत्र फूंकता है पीछे से, और अब ये नहीं, क्योंकि इमीडिएट आपको चेंज करना पड़ता है। अभी भी 15 अगस्त का शो करेंगे हम लोग साथ में, तो वो एक इतनी जनता रहती है, इतनी भीड़ रहती है। बहरहाल
बातचीत आपसे बहुत लंबी हम कर सकते हैं संजीव, लेकिन समय की अपनी सीमा है, तो मैं जो अक्सर जो हमारे दोस्त आते हैं उनसे कुछ एक सवाल जो करती हूँ आपसे भी वो दोहराऊंगी जरूर। आपके फेवरेट एक्टर बताइएगा, हीरो। पुराने एक्टर्स में संजीव कुमार, क्या बात है, अमिताभ बच्चन, ये मतलब संजीव कुमार तो नंबर 1 पे है। मतलब उनके ऐसा वर्सटाइल एक्टर अगर आज वो होते तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनको टक्कर देता। हीरोइंस हालांकि पुरानी में आप जैसा ठीक समझे। नहीं, नई में तो जैसे मुझे श्रद्धा कपूर की भी अच्छी लगती है, अच्छी एक्टिंग करती है वो। दीपिका पादुकोण भी अच्छी है। अब पुरानी में तो मधुबाला है, हेमा मालिनी है, ये सारे मतलब लेजेंड कैरेक्टर्स हैं, एक्टर्स। सबकी आंधी फिल्म मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह, आंधी फिल्म के गाने भी बहुत पसंद है। आपका मन करे तो आंधी फिल्म आप और मैं और साथ में यार। हाँ। बिल्कुल, मुझे भी आंख बंद करके पूछा तो मैं आंधी फिल्म का नाम सबसे पहले ले। आंधी है, मौसम फिल्म बहुत अच्छी है। इत्तेफाक ये दोनों कमलेश्वर जी। और ये आपकी खिलौना फिल्म है। कोशिश, अगर किसी को एक्टिंग सीखनी है और एक्टिंग का समझिए स्कूल अगर देखना है तो कोशिश फिल्म देखनी चाहिए संजीव कुमार। जया भादुड़ी और दीना पाठक थिएटर से फिर। तो अगर इन चीजों से हम कुछ सीख सकते हैं तो समझिए कि ये इनकी सक्सेस स्टोरी यही है। आजकल की फिल्में लोग देखते हैं, भूल जाते हैं, गाने सुनते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन आंधी फिल्म का आप गाना कोई भी टाइमलेस अपील है उसमें। बिल्कुल, आंधी तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। क्या एक्टिंग, सुचित्रा सेन, गुलजार साहब के गाने, अल्लाह तौबा, मतलब बाकमाल। ये कोई गाना जो आप गुनगुनाना पसंद करते हो? तुम आ गए हो, नूर आ गया। आंधी आ गया। सही, ये गाना मुझे अच्छा लगता है। आ गए हो, नूर आ गया है। या जो मेरी आवाज ही पहचान है, किनारा का अगेन गुलजार साहब। कितने लोगों के जीवन का सच बन गया। लता दी, गुलजार साहब, भूपेन जी, सबकी आवाज, उनकी पहचान। देखिए जितने भी सिंगर हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, उनमें से कुछ नहीं रहे। जब नहीं रहे वालों पे हम प्रोग्राम करते हैं और उनको भी गाना बजाते हैं तो उसकी शुरुआत मैं जो हूँ इसी गाने से करता हूँ। क्या बात है। बहरहाल ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे आप? ऑडियंस से कहना क्या, जो एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं या रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, अनाउंसर बनना चाहते हैं, तो बस ये कि मेहनत कीजिए और अपने जो उच्चारण है, अपनी भाषा है, उस पे ध्यान दीजिए। हमारे यहाँ हमारे टीचर थे लखनऊ विश्वविद्यालय में, एंथ्रोपोलॉजी के थे, तो कहते थे कि वॉइस कल्चर्ड होनी चाहिए। क्या बात। अगर आपकी वॉइस कल्चर्ड है तो सोचिए कि आप सबका दिल जीत लेंगे। वॉइस तो बहुतों की अच्छी होती है, मुझे भी कहा गया था नेशनल चैनल की आवाज बहुत अच्छी, लेकिन इसको कल्चर्ड बनाइए। वॉइस एक्सरसाइज वगैरह है। कल्चर्ड वॉइस का मतलब ये नहीं कि हम बहुत मीठा बोले, शहद जैसा मीठा बोले। कल्चर्ड वॉइस का मतलब ये कि हम वो भाषा इस्तेमाल करें जो दूसरों को पसंद आए। हमें खुद को तो आनी चाहिए, लेकिन दूसरा उससे कोई हर्ट ना हो, चाहे वो रेडियो पे हो, चाहे स्टेज पे हो, कहीं भी हो, कहीं पे भी हो। पॉडकास्ट के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? पॉडकास्ट तो बहुत अच्छी शुरुआत की है आपने, और हमें लगता है कि ये चलेगा पॉडकास्ट, और मेरा भी ये पहला एक्सपीरियंस है पॉडकास्ट। लेकिन अच्छा इसलिए लग रहा है, बहुत अच्छा, कि अपने साथ की ही एक एंकर जो है वो इसकी शुरुआत कर रही है और इतने वर्षों का साथ हम लोग का रहा है, आगे भी रहेगा, आगे भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव अग्निहोत्री जी, आप मेरे इस पॉडकास्ट में आए। सुनिए ना भी तपस्या शादा मैं अपने ऑडियंस से कहती हूँ, आपने उसमें साथ दिया, मैं बहुत आपकी आभारी हूँ। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये सिलसिले इसी तरह चलते रहे, इसी दुआ के साथ मैं फिर से आपको थैंक यू कहती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया।